बातें करी गई थी। अभी फिर से अदानी ग्रुप न्यूज के अंदर है, और इस बार न्यूज के अंदर है बिकॉज ऑफ पोर्ट्स की वजह से। देखो अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इंडिया के हर 500 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है, वहां पर आपको ऑन एन एवरेज एक अदानी पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें गलत क्या है अगर इतने पोर्ट हैं इनके पास। देखो गलत सिंपली इस चीज के साथ है, आप एक चीज इमेजिन करना। मान लो यहाँ पर ना आपकी 3 कंपनीज हैं। लेट से एक हो गया आपका एयरटेल हो गया, एक आपका जियो हो गया, एक आपका हो गया वी। अब यहाँ पर 3 एंटिटीज हमें देखने को मिलती हैं, बिल्कुल ठीक है। अब अगर ये 3 एंटिटीज हैं, तो इनकी कोशिश पता क्या रहेगी? इनकी कोशिश ये रहेगी कि हम ना कस्टमर को थोड़ा अच्छे से सर्व करें। कहने का मतलब था, कहने का मतलब ये कि कस्टमर को अच्छी अच्छी सर्विसेज देनी चाहिए। एयरटेल सोचेगा यार मैं जियो से बेहतर करूं, जियो सोचेगा मैं एयरटेल से बेहतर करूं, और इस तरह से वी भी यही सेम चीज सोचेगा। एंड इन दी एंड फायदा किसका होगा? फायदा होगा हमारे कस्टमर का, जिसको बहुत अच्छी सर्विसेज मिलेंगी एट अ अफोर्डेबल या अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर इसको मिल पाएंगी। पर अगर मान लो सिर्फ एक ही एंटिटी रह जाए, मान लो एयरटेल और जियो ना हो, सिर्फ वी है मान लो मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ना वी की एक तरह से मोनोपोली हो जाएगी। और जब हो जाती है मोनोपोली, तो उस वजह से क्या होता है? कस्टमर को कहीं ना कहीं इसका नुकसान फेस करना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को जो सामने वाला बोलेगा वही पैसा पे करना पड़ेगा। गेटिंग इट? अब यहां पर अदानी ग्रुप का क्योंकि इतना ज्यादा पोर्ट के अंदर शेयर है ना, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि डोमिनेंट पोजीशन यहां पे बन चुकी है। एक तरह की नेचुरल मोनोपोली मतलब यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। और एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, ये सारी चीजें हुई हैं पिछले 10 साल के अंदर। ऐसा यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन का बोलना है, मेरा बोलना नहीं है, मैं फिर से बता दूं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये चीज बताई गई है। अब देखो कल को इसकी दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं कि कल को ना मोनोपोली का जो अब्यूज होता है, जिसको बोलते हैं अब्यूज ऑफ मोनोपोली, वो हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने आप में काफी कंसर्निंग सिचुएशन फ्यूचर में आ सकती है। तो यहां पर बात यही करी जा रही है कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटर्स के द्वारा जो कंसर्न्स रेज किए गए हैं विद रिगार्ड्स टू अदानी ग्रुप, उन कंसर्न्स को थोड़ा ध्यान से अच्छे से उनको स्टडी करना चाहिए, और अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो उसके ऊपर एक्शंस लेना चाहिए। यहां पर ना एक बात हुई है आपकी सीसीआई की, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो थोड़ा सा हम ना उसको भी जान लेते हैं कि आखिर ये सीसीआई होता क्या है। देखो आपको मैंने जो पॉइंट बताया ना, वो कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग बताया, ठीक है ना, कंज्यूमर को कहने के फायदा होना चाहिए, तो वो सारा काम ही ना सीसीआई देखता है। मैं आपको इसके ना पहले वर्किंग के अंदर मैं लेके चलता हूँ कि सीसीआई आखिर करता क्या है। सीसीआई का काम ये है कि अगर किसी चीज का कंपटीशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के अगेंस्ट कोई चीज काम हो रही है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा, इस तरह की चीजों को इंश्योर करना कि ट्रेड हो, और अगर कंपटीशन के ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है उसको हटाना, ये सारे सीसीए के ऊपर का काम होता है। ठीक है, कई बार जैसे आपके मर्जर एंड एक्विजिशन होते हैं, ठीक है ना, मोनोपोली का मिसयूज ना हो, ठीक है ना, या मोनोपोलीज क्रिएट ना हो इस तरह की, तो वो सारी चीजें यहाँ पे सीसीआई के द्वारा यहाँ पे देखा जाता है। अब सीसीआई होता क्या है? देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक एक्ट के थ्रू बनी है। जब हम एक्ट लेके आए थे कंपटीशन एक्ट 2002 का, इसके पहले भी हमारे पास एक एक्ट होता था एमआरटीपी, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। हमने इसको हटाया, इससे कुछ नेगेटिव चीजें हो रही थी, उसकी जगह हम कंपटीशन लेकर आए। हमारा फोकस था कि फेयर कंपटीशन हम अपनी जो अलग अलग एंटिटीज हैं उसके बीच में बना रहे। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है सीसीआई? दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पर आपको एक चेयरपर्सन और साथ ही साथ अप टू 6 मेंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो चेयरपर्सन है और आपके जो मेंबर्स होते हैं उनकी कुछ कंडीशंस हैं कि उनकी एक अच्छी बैकग्राउंड होनी चाहिए, उनकी अच्छी एबिलिटी, अच्छी इंटीग्रिटी होनी चाहिए कहीं ना कहीं। साथ ही साथ यहाँ पे या तो आप जज भी हो सकते हो हाई कोर्ट के, या फिर आप क्वालिफाइड हो सकते हो। अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉट लेस देन 15 ईयर इन दीज पर्टिकुलर मैटर्स। तो ये सारी अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप यहाँ पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपको अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर ना एक आप क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह ये पर्टिकुलर एंटिटी एक्ट करती है, जहां पर हमें ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, इनकी जो पावर्स होती है, जो प्रोसीजर होती है, वो कोर्ट ऑफ लॉ या जज की तरह होती है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेटर हो गया, ट्रिब्यूनल बोर्ड हो गया, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल सकते हो। आई होप सीसीआई क्या होता है और अडानी वाला जो मसला है क्या, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों डेट है आज की 28 अक्टूबर 2023, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, पीएम टू ले फाउंडेशन फॉर अमृत वाटिका। इसको समझने से पहले ना मैं एक दो चीजें आपको और बताना चाहता हूँ, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी करी थी। मैं आपको पहले आज बताता हूँ। जैसे आज है 28 अक्टूबर, ठीक है, आज सैटरडे है। आज से 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन बाद क्या होगा? आप बोलोगे सर 31 अक्टूबर, अरे हाँ मुझे पता है, उस दिन ट्यूसडे है ना। तो उस दिन हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है ना, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है।
जिस दिन को हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें उसी दिन होने वाली हैं। क्या चीजें होने वाली हैं, पहले मैं आपको ना ये कैंपेन के बारे में समझाता हूँ कि मेरी माटी मेरा देश कैंपेन आखिर है क्या। यहाँ पर ना हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले। तो इस इनिशिएटिव के अंतर्गत हुआ क्या कि आपके जो घरों से, आपके वार्ड्स, आपके विलेजेस, मतलब देश भर के जो गांव वगैरह है, वहां से क्या हुआ, वहां से मिट्टी कलेक्ट करी गई। ठीक है, जो सॉइल होती है, जो माटी आप बोल सकते हो, ठीक है, उसको कलेक्ट किया गया। फिर इसको यहाँ पे 7500 पॉट्स, जिनको हमने अमृत कलश बोला है, उसके अंदर रखा गया। फिर इन पॉट्स को यहाँ पे हम नई दिल्ली के अंदर लेकर आए। अब यहाँ पर क्या होगा ना, इनको अमृत कलश के अंदर यहाँ पे, मतलब जो अमृत कलश थे, इनको अमृत वाटिका में रखा जाएगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा अमृत वाटिका क्या है। पर यहाँ पर ना हम अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको एक तरह से सम्मान देने के लिए चीज कर रहे हैं कि देश भर की मिट्टी हमने इस तरह से पॉट में लाके हम एक जगह के ऊपर लेकर आ रहे हैं। दैट इज नोन एज अमृत वाटिका, या फिर जो इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंतर्गत यहाँ पर मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। तो ये बात तो आपको यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए। यहाँ पर बात क्या हुई है कि प्रधानमंत्री जी मंडे ट्यूसडे को इस चीज को करेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप नोटिस करोगे अमृत वाटिका के लिए ना एक लॉन बनाया गया है इंडिया गेट के बिल्कुल बगल में। यहाँ पर 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसको आप भी विजिट कर पाओगे इन द नेक्स्ट 4 to 6 months। यहाँ पर इस वाटिका को ना, जो नेताजी बोस की जो स्टेचू है उसके बिल्कुल साइड में यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, जो वाटिका होगी वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको नेशनल वॉर मेमोरियल देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, और जो 75 साल हमारी इंडिपेंडेंस के हुए हैं, तो वहां पर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है ना, उनको हम यहाँ पे ऑनर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पॉइंट उसके साथ लिंक हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या ये चीजें हैं। साथ साथ आप जानते हो पहले यहाँ पे राजपथ हुआ करता था, जिसको किंग्स वे बोला जाता था। फिर हमने उसका नाम बदल के क्या रख दिया था, कर्तव्य पथ रख दिया था। इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर ना एक बात और हुई है, वो है मेरा युवा भारत इनिशिएटिव के रिगार्डिंग। देखो, जब 31 अक्टूबर को ही ना ये मेरा युवा भारत इनिशिएटिव ये भी बिल्कुल स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसको भी मैं आपको एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। मेरा युवा भारत दरअसल में क्या है, जिसको माई भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था। यहाँ पर एक बात समझो, यूथ की उम्र क्या होती है, 15 से 29 साल। अब इंडिया के पास आज के समय के ऊपर बहुत अच्छा खासा हमें यूथ देखने को मिल जाता है, पर इसको सही डायरेक्शन में लेके जाना वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ना एक तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूथ लेड डेवलपमेंट करने की कोशिश करी है। और ध्यान रखना, सिर्फ 15 से 29 साल को ही बेनिफिट नहीं कर रहा, इसके अलावा आपके जो किशोर अवस्था में होते हैं ना, 10 से 19 साल वाले एडोलेसेंट्स, उनके लिए भी कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे फोकस है कि जो हमारा यूथ है ना, वो सिर्फ पैसिव रिसिपिएंट्स ना रहे, वो एक्टिव ड्राइवर्स बने डेवलपमेंट का। कहने का अर्थ ये है कि देखो, एक होता है मान लो पर्सन, वो कहता है कि यार हाँ, मुझे जो दे दिया जाएगा मैं कर लूंगा, मुझे सामने वाला जो बता देगा मैं देख लूंगा, इस तरह की बातें। एक होता है कि नहीं, वो एक्टिवली बोले कि नहीं यार, मैं देश के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं अपना स्टार्टअप खोलूंगा, मैं इस तरह से काम करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अपने देश को आगे लेके जाऊंगा। तो हमारा यूथ भी ना एक्टिव ड्राइवर बने डेवलपमेंट का, ना कि मेरली एक पैसिव रिसिपिएंट बने। हमारे यूथ के अंदर लीडरशिप स्किल्स आए। ठीक है ना, साथ ही साथ आप ऐसा ना हो कि आप फिजिकल मतलब आपकी जो इंटरेक्शन है बहुत ही लिमिटेड हो, उसको आप प्रोग्रामेटिक स्किल्स उसके अंदर आए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, आपके प्रॉपर एक्सपीरियंसेस इस तरह से हो। ऐसे मतलब रोट लर्निंग के ऊपर फोकस ना हो, सोशल इनोवेशन यहाँ पे आपके अंदर इंप्रूव किया जा पाए। ठीक है, तो इस तरह से एक सिंगल वन स्टॉप शॉप बन जाएगा यंग पीपल और मिनिस्ट्रीज के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। बेसिकली पॉइंट यही है कि हमारे जो यूथ है ना, उसको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और बाकी जो एक्टिविटीज है उनके साथ यहाँ पे कनेक्ट किया जा पाए। ये सारे अलग अलग जो इनिशिएटिव्स है ना, वो आपके माई भारत के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर हमें यूथ के अंदर लीडरशिप को भी डेवलप करना है। तो ये पॉइंट भी हमें देखना है कि 31 अक्टूबर जहां पर नेशनल यूनिटी डे होता है, उसी दिन यहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा। गेटिंग इट? तो यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। आई होप ये सारे पॉइंट्स, माई मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, वाटिका अमृत वाटिका और मेरा युवा भारत, के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। आखिर ये क्या मुद्दा है सर? पीएम, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएम स्वनिधि। पहली बात ना, आप ये समझो कि आखिर एक स्ट्रीट वेंडर क्या होता है। आपने सुना होगा ना, स्ट्रीट वेंडर हो गया, या फिर आपने हॉकर के बारे में सुना होगा। ये क्या होते हैं? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने घर के बाहर जो सब्जी बेचने वाले होते हैं ना, जो रेडी पे सब्जी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, ठीक है ना, और अंडा बेचते हैं, ठीक है, इस तरह के जो पान शॉप्स हो गया, आपने मोची देखे होंगे, आपने नाई की दुकानें देखी होंगी, लॉन्ड्री वाले देखे होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सबको हम स्ट्रीट वेंडर या फिर हॉकर की कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, जो कि आपको स्ट्रीट्स के ऊपर, आपको फुटपाथ के ऊपर, आपको पेमेंट के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली ना, इनका एक टेम्परेरी एक स्ट्रक्चर होता है इनके पास, राइट। चाय वाले आपके आपने हम देखे होंगे ये सारे। अब जब कोविड 19 पैंडेमिक आया ना, तब बड़ी दिक्कतें आई इनको।
ऑब्वियसली देखो इनका रोजगार जो भी था, छोटा मोटा जो भी रोजगार था, उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ। तो यहाँ पर ना सरकार ने बोला कि नहीं यार, इनको वापस अपने पैरों पे खड़ा करना है। पैरों पे खड़ा कैसे करेंगे? इनको थोड़ा पैसा देंगे। तो यहाँ पर बात पता क्या हुई, इनको छोटा लोन देने की बात हुई कि इनको थोड़ा सा लोन देंगे, उस लोन के माध्यम से ये अपने बिजनेस को वापस से, बिजनेस नहीं बोलूंगा, अपने जो रोजगार को वापस से खड़ा करेंगे, अपने जो भी अपनी इनकी छोटी मोटी जो रेडी थी, दुकान थी, ठीक है, उसको यहाँ पे खड़ा करेंगे एंड अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो हुआ क्या था, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया। ध्यान में रखने वाली बात है, उस टाइम की कोविड-19 पैंडेमिक की स्कीम है, उस टाइम ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, अभी भी सेंट्रल सेक्टर ही है मतलब। तो यहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ से आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एम क्या है? जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको वर्किंग कैपिटल लोन यहाँ पे प्रोवाइड करना, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक से इफेक्ट हुए थे। एक्चुअल में क्या हुआ, उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए स्कीम आई थी, पर धीरे धीरे हम इसको एक्सटेंड करते रहे, अब 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर होता क्या है, आपको कोलेटरल फ्री लोन दिए जाते हैं। कहने का पॉइंट क्या है, आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना, 10,000 तक का आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा। फिर बाद में आपको 20,000 आप उसका पेमेंट करो तो बाद में मतलब मल्टीपल आपको मिल सकते हैं, 20,000 हो गया, 50,000 भी आ गया। थर्ड वाली जो होती है ना, कि पहली बार में आपको 10,000 लोन मिल जाएगा, दूसरी बार में 20,000 मिल जाएगा, फिर उसके बाद 50,000 तक का भी आपको लोन यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप समय के ऊपर या समय से पहले आप लोन को अपने रीपे कर देते हो, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी 7% तक की देखने को मिल जाएगी। तो इसको दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड किया गया है। तो अभी जो एसबीआई है ना, उसने यहाँ पे एक स्टडी करी है, जिसने बताया है कि हाँ, इसने इसके हमें बेनिफिट्स इस पर्टिकुलर स्कीम के, पीएम स्वनिधि स्कीम के, यहाँ पे हमें देखने को मिल गए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे विद रिगार्ड्स टू पीएम स्वनिधि जो आपको पता होने चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है क्या? इंडिया लॉन्चेस रेफरेंस फ्यूल। सर ये क्या चीज है रेफरेंस फ्यूल? देखो आप कभी पेट्रोल भराने गए हो? पहले ये बताओ। बिल्कुल गए होंगे, कभी ना कभी डीजल पेट्रोल कुछ ना कुछ भरवाने तो गए होंगे। एक तो देखो, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे डीजल मुझे नहीं पता, आई थिंक 80 रुपए का या 70-80 रुपए का है, इस तरह से। मान लो नॉर्मल डीजल आपका आज के समय 70 रुपए का है, ठीक है। उसके साथ में कभी आपने ये बाकी चीजें देखी हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम, पावर, स्पीड, देखा होगा। और आपने देखा होगा यार, अगर नॉर्मल डीजल 70 रुपए का है ना, तो शायद ये वाले कुछ 80-90 रुपए के होंगे, मतलब 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, मतलब 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, इस तरह से ये महंगे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि यार ये ऐसा रेट इनका ज्यादा क्यों है? इनका रेट ज्यादा होने का कारण पता क्या है? क्योंकि इनकी जो ना ऑक्टेन रेटिंग होती है, वो ज्यादा होती है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर आपने एक और टेक्निकल टर्म यहाँ पे ले आए, ऑक्टेन रेटिंग। देखो एक्चुअल में आपका क्या होता है ना, आपका जो इंजन होता है, ठीक है ना, वहां पर इंजन के अंदर ना आपके अलग अलग प्रोसेसेस चलते हैं। आपके इंजन के अंदर जो आपका आईसीई इंजन होता है, उसके अंदर अलग अलग प्रोसेसेस चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर ना जितना अच्छा फ्यूल होगा, उसके अंदर ना उसकी नॉकिंग उतनी कम होगी। एक्चुअल में क्या होता है ना, कि जब भी आप कहीं ना कहीं अब आप अपने इंजन को यूज करते हो, तो फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल बर्न होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, तो अनइवन कई बार बर्निंग हो सकती है, जिसकी वजह से ना आपके इंजन के ऊपर थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, जिसकी नॉकिंग हम जिसको बोल सकते हैं। अगर आपकी ऑक्टेन रेटिंग होती है अच्छी, तो वहां पर उसको हम एंटी नॉक रेटिंग भी बोलते हैं, तो वहां पर नॉकिंग कम होती है। अब नॉकिंग कम होती है तो उससे क्या होता है, आपका इंजन खराब नहीं होता। गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो आपके सारे जो आपको देखने को मिलता है ना, स्पीड, पावर, एक्स्ट्रा प्रीमियम, इनकी ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा होती है, बेसिकली आपके इंजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता, और इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी बेहतर होती है। आई बात समझ में? यहाँ तक तो ऑक्टेन रेटिंग आई होप आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है सर, ये बात तो समझ आई। अब एक्चुअल में ऐसा होता पता क्यों है? क्योंकि आपके फ्यूल के अंदर ना दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक को बोला जाता है आइसो ऑक्टेन, और एक को बोला जाता है आपका नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है ना। अब आपके फ्यूल के अंदर इनकी मात्रा कितनी है? जैसे मान लो कि 100% में से ना 80% ये है आइसो ऑक्टेन, और 20% ये है आपका नॉर्मल हेप्टेन। तो हम पता क्या बोलेंगे कि इसकी ऑक्टेन रेटिंग कितनी है? 80। तो नॉर्मल जब फ्यूल की बात कर रहा हूँ, ये जो इस वाले की फ्यूल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पता क्या होता है, इसकी ऑक्टेन रेटिंग इंडिया के अंदर ऑक्टेन नंबर इसका होता है 87। 87 का मतलब क्या? आइसो ऑक्टेन इसमें होगा 87%, और नॉर्मल हेप्टेन होगा इसमें 13%। और ये जो मैं प्रीमियम फ्यूल वाले की बात कर रहा था, इसका नंबर होता है 91। बेसिकली ये सारे इसका 91 के आसपास नंबर होगा। 91% इसमें होगा क्या? आइसो ऑक्टेन होगा, और 9% इसका बाकी जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो नॉर्मल हेप्टेन होगा। ये तो बात होगी ऑक्टेन रेटिंग की। अब आते हैं असली मुद्दे के ऊपर, कि आखिर जो इंडिया ने लॉन्च किया है रेफरेंस फ्यूल, इसका मतलब क्या होता है? इसको भी समझते हैं। देखो कभी आपके पास कोई गाड़ी है, गाड़ी, बाइक, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है ना। आपने कभी सुना है, जैसे मान लो स्विफ्ट की बात करता हूँ, तो स्विफ्ट वाले हो सकता है क्लेम करते हो कि भैया हमारी जो गाड़ी है ना, वो 25 का माइलेज देती है। सुना होगा आपने ऐसा किसी भी रैंडम गाड़ी के बारे में, कि 20 का माइलेज है, 16 का माइलेज है, इस तरह की चीजें। पर आपने जब खुद अपनी गाड़ी चलाई होगी स्विफ्ट, तो आपने देखा होगा यार 25 का तो नहीं दे रही, ये तो 20 का ही एवरेज दे रही है।
है कि नहीं? आपने कभी सोचा कि इतना फर्क क्यों आ रहा है? फर्क के कारण पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो कारण हो सकता है इन्होंने अपने हाईवेज के ऊपर चलाई हो, आपने अपनी सिटी के अंदर चला रहे हो। पर एक मेजर कारण पता क्या होता है? आप जो अपनी गाड़ी चला रहे हो ना, वो नॉर्मल फ्यूल के ऊपर चला रहे हो। वेयरएस जो यहाँ पर ये जो स्विफ्ट ने जो क्लेम किया है कि 25 का एवरेज देती है, ये इन्होंने अपने एक रेफरेंस फ्यूल के ऊपर किया है। सर क्या ये रेफरेंस फ्यूल प्रीमियम फ्यूल है? देखो प्रीमियम से भी ऊपर का फ्यूल है, ठीक है। एक तो मैंने बताया नॉर्मल फ्यूल जो हम लोग अपनी गाड़ी में भरवाते हैं, एक प्रीमियम फ्यूल हो गया जिसको हम बात करते हैं स्पीड पावर एक्स्ट्रा प्रीमियम ये सारी चीजों की। इसके ऊपर का भी एक फ्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस रेट फ्यूल। इसकी ऑक्टेन रेटिंग देखो और भी ज्यादा है, 97 ऑक्टेन नंबर। तो यहाँ पर ना दुनिया भर में हमारे पास ना एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट से क्या फायदा होगा? रेफरेंस पॉइंट से ना हम बता पाएंगे कि अच्छा स्विफ्ट ने जो क्लेम किया ना अपना 25 का नंबर, ये रेफरेंस फ्यूल के हिसाब से किया है। अदरवाइज पता क्या होगा, कोई अपने हिसाब से ऑक्टेन नंबर कुछ और बता देगा, वो बोलेगा मैंने 90 पे सर्च चेक किया था तब उसका नंबर कुछ और अलग आया था, किसी ने 95 पे किया उसका कुछ अलग नंबर आएगा, कोई 100 पे कर रहा है उसका नंबर कुछ अलग आएगा। इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो जब हमारे पास रेफरेंस फ्यूल होता है ना, हमें पता होता है कि अच्छा ठीक है इसकी ऑक्टेन रेटिंग इतनी थी, वहां पर जब स्विफ्ट ने चेक किया तब उसका नंबर आया 25। तो ये रेफरेंस फ्यूल इस तरह से हेल्प करता है किसी भी चीज को यहाँ पे निकालने के लिए। आपके जो भी व्हीकल्स टेस्ट होते हैं, आपके इस तरह की चीजें होती हैं, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है टेस्टिंग एजेंसीज और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का इसको यूज किया जाता है। अभी तक क्या था ना, अभी तक दुनिया में सिर्फ दो ही कंट्रीज थी, आपका यूएसए हो गया, आपका यूरोप हो गया, जिनके पास एक रेफरेंस फ्यूल, उनका अपना खुद का रेफरेंस फ्यूल था। अब इंडिया ने भी आईओसीएल की मदद से यहाँ पे अपना फ्यूल यहाँ पे बना लिया रेफरेंस फ्यूल, जिसको हम थर्ड, इस तरह से इंडिया थर्ड कंट्री यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है ना। आने वाले टाइम के अंदर और चीजों के अंदर भी एथनॉल ब्रांडेड फॉर्म्स भी इसकी देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये रेफरेंस फ्यूल क्या होता है, आपको प्रीमियम फ्यूल हो गया और ऑक्टेन नंबर हो गया, ये सारी चीजें पता लग गई होंगी। ध्यान रखना, ऑक्टेन नंबर जितना हाई होता है उतना ही बढ़िया क्या होती है, आपकी फ्यूल की क्वालिटी होती है। ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू फिनफ्लुएंसर। देखो मुद्दा तो ये 2-3 दिन पुराना हो चुका है, बट एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बस सतर्की करना चाहता था। देखो एक ना ये पर्सन है आपके सामने, ठीक है ना, इनका नाम है मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना सेबी ने इनके ऊपर ना 17 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। तो पहली बात तो आप जानते होंगे सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। अब ये क्या थे? ये एक तरह के फिनफ्लुएंसर थे। सर फिनफ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? देखो इन्फ्लुएंसर तो आप जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कई बार किसी को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते हो, ठीक है, आप अपने मॉडल्स, एक्टर्स, इस तरह अलग अलग आप लोगों का फॉलो करते हो, वो क्या है, वो उनको हम इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। इसी तरह से ना फाइनेंस की मार्केट के अंदर या फाइनेंस की फील्ड के अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, ठीक है ना। आपने भी देखा होगा कई बार यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, अलग अलग मीडिया के माध्यम से वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो यार मैंने तो स्टॉक मार्केट से 10 करोड़ कमा लिए, 5 करोड़ कमा लिए, इस तरह की आपके सामने वो दिखाते हैं कुछ ना कुछ चीजें। पर एक्चुअल में ना इन भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब ने बोला लोगों को कि भैया आप ना मेरे कोर्स खरीद लो। कुछ फिजिकल कोर्सेज थे, कुछ डिजिटल कोर्सेज थे। अब बोल तो रहे थे कि मैं ना क्या करा रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ, एजुकेशनल कोर्सेज दे रहा हूँ। पर एजुकेशनल कोर्सेज बेचने के होड़, मतलब एजुकेशनल नाम एजुकेशनल कोर्सेज देते थे, पर एंड द एंड पता क्या बोलते थे? मैं बोलते थे कि मैं आपको अश्योर्ड गारंटी दूंगा, रिटर्न्स आपको पक्का मिलेंगी ही मिलेंगी। और उस चक्कर में पता क्या दिया जा रहे थे? उस चक्कर में ये अलग अलग स्टॉक रिकमेंडेशन दिए जा रहे थे कि क्या क्या आपको खरीदना चाहिए, क्या आपको बेचना चाहिए, अब ये करो अब वो करो। तो यहाँ पर ना इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी, बोला कि लोगों को कि मैं एजुकेशनल कोर्स दे रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं उनको दिए जा रहे थे इस तरह की चीजें, उनको रिकमेंडेशन क्या खरीदना है क्या बेचना है, इस तरह की चीजें करी जा रही थी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें करना गलत है। इन्होंने नाम कुछ और दिया है, कर कुछ और रहे हो, तो इस तरह से इसको फ्रॉड का ये एक तरह से केस इनके ऊपर बना है, जिस वजह से 17 करोड़ रुपए का जुर्माना बना है। आप लोग सोच रहे हो सर 17 करोड़ जुर्माना कैसे बन गया? अरे इतने करोड़ रुपए के ना इन्होंने कोर्सेज बेच दिए, इस तरह से इनको ये 17 करोड़ रुपए का जुर्माना इस वजह से लगा है। और एक्चुअल में आप नोटिस करो, मैं आपको भी सतर्क इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पिछले 2 साल में ना भाई साहब खुद अपने एक लॉस में थे, खुद भाई साहब पैसा गवा रहे हैं स्टॉक मार्केट में डाल के, और लोगों को बोल रहे हैं कि मैं आपको पैसा कमा कर दूंगा। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ना, बहुत सारे बच्चे आजकल, मैं भी खुद भी देख रहा हूँ, मतलब मैंने खुद भी एक ना पर्सनल केस देखा था इसी तरह से, उसने भी मतलब यूट्यूब के ऊपर किसी को फॉलो किया, टेलीग्राम के ऊपर उसके साथ कनेक्ट हो गया, फिर उसको पैसे दिए, पर कहीं ना कहीं वो सारा का सारा पैसा डूब गया। तो आजकल की जो यंग जनरेशन है काफी ज्यादा इस चीज के अंदर इसको फेस कर रही है। तो इस वजह से भी मैं चाहता था कि आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो और आप भी इस तरह के जाल में मत फंसिए प्लीज, ठीक है ना। तो फिनफ्लुएंसर का वर्ड आई होप आप समझ गए होंगे, सेबी तो आप जानते ही होंगे, ये सारे पॉइंट्स तो आपको आइडिया होगा ही होगा। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था विद रिगार्ड्स टू नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज के बारे में।
थोड़ा-सा ना इसके ऊपर मैं पहले डिस्कस करता हूँ कि आखिर रेयर डिज़ीज़ होती क्या है? देखो पहली बात तो ये समझो, रेयर डिज़ीज़ की ना दुनिया भर में ऐसे कोई बहुत प्रॉपर डेफिनिशन तो नहीं है, पर डब्ल्यूएचओ की एक डेफिनिशन हमारे सामने आती है। डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है? डब्ल्यूएचओ बोलता है कि एक डिज़ीज़ जो कहीं न कहीं 1000 लोगों के अंदर उसकी प्रेवलेंस 1 से भी कम हो, मतलब 1000 लोगों में अगर 1 से बंदे से भी कम को वो डिज़ीज़ है ना, तब उसको क्या बोल सकते हैं? हम उसको रेयर डिज़ीज़ बोल सकते हैं। ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। अब आप खुद सोचो, जैसे हमारी कोई भी आप कंपनीज़ देख लो, जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं। अब फार्मा कंपनीज़ ना किस चीज़ के लिए दवाई बनाएँगी? एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोगों को है, उसके लिए तो डेफ़िनिटली फार्मा कंपनीज़ रिसर्च करेंगी, अपना करोड़ों रुपया खर्च करेंगी और उसके लिए दवाई निकाल देंगी।